नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका ज्यूरिसैर पर, जहां हम लॉ और इमर्जिंग एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं इंडस्ट्री के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉ एंड एआई। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एक विजनरी लीगल टेक एक्सपर्ट जो डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेलीकम्युनिकेशन लॉज में स्पेशलाइजेशन रखते हैं। ये फाउंडर और काउंसिल है डेटा नुआंस और केएएस एंड कॉरपोरेशन के, जहां ये लीगल टेक लिटिगेशन और एडवाइजरी सर्विसेज लीड कर रहे हैं। इनकी एक्सपर्टीज इतनी स्ट्रांग है कि इन्हें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क ट्रेडमार्क केस में एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया, जो सुप्रीम कोर्ट तक अप्रूव कर चुका है। सिर्फ लिटिगेशन तक ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी और पॉलिसी को लेकर लिखते भी हैं। ये फाउंडर और एडिटर हैं द टेक पॉलिसी डॉट कॉम के। साथ ही ये 24 चैम्बर्स में डेटा प्रोटेक्शन और आईपी के काउंसिल भी हैं। इनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी इम्प्रेसिव है। इन्होंने जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल से एलएलएम किया, आईपी और टेक्नोलॉजी लॉ में स्पेशलाइजेशन के साथ, और एक इंजीनियरिंग डिग्री भी है इनके पास बीटेक की। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, एडवोकेट कौस्तुभ शकरबर्ग का। थैंक यू। Thank you, Maria. Thank you for this invitation. I'm very happy to be here. मैं जूरे सर को काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, हर आर्टिकल पढ़ता हूँ, सो इट इज़ स्पेशल फॉर मी टू बी हियर। यूजुअली आदत नहीं है किसी ने मेरे बारे में इतने लेंथ में ऐसी अच्छी चीज़ें कहने की, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर द वेरी प्लेजेंट इंट्रोडक्शन। आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग जूरे सर। और सर, आप हमारे व्यूअर्स के बारे को ये बताएं कि आपका जो ये ट्रांजिशन है फ्रॉम अ इंजीनियर टू अ लॉयर, ये क्या कोई इंस्टेंस रहा आपके लाइफ में कि आपने ट्रांजिशन जो है वो अपनी लाइफ में लेके आए आप? It is a bittersweet story. I usually don't talk about it. Uh, so I'll give you a backdrop. I did my मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, COEP, it's now a university. Is was established in 1854. It's one of the oldest institutions in the country. Vishweshwaraya is an engineer from COEP, in whose honor Engineers Day is celebrated in the country. तो इस लेगेसी से मैं पढ़ाई करने के लिए आई वाज वेरी ग्रेटफुल। इट एन इंजीनियरिंग एंट्रेंस इज एन इंजीनियरिंग बाय इटसेल्फ इज अ चैलेंज। तो जो इंजीनियरिंग कर लेता है प्रॉब्ली कुछ भी कर सकता है, इज माय ओपिनियन। बट माय ट्रांजिशन फ्रॉम इंजीनियरिंग टू लॉ वाज अ लिटिल बिटर स्वीट। फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने ये डिसीजन लिया, सो अराउंड 4 years ऑफ ऑलमोस्ट थ्री एंड हाफ ईयर्स के इंजीनियरिंग के बाद, and where I was decent. I was top 10% of my class, so I knew what I was doing. But it was not thrilling enough, was one thing. And in the meantime, circumstances were as such that unfortunately I was at there was a professor with whom I was doing my project, my final year thesis, and my thesis was at that time very novel. This is almost now 9 years ago, where हम कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल से एक सेमीकंडक्टर डायोड टाइप कुछ बना रहे थे इन मटेरियल साइंसेज, एंड दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बट उस टाइम पीरियड में ऐसा circumstances थे where the professor was trying to probably pass off my experiments, my work as his own, without due credit in research papers. So in that circumstance was the first time when I went and read about copyright law. I said, what rights do I have? क्या कर सकता हूँ मैं? um, एक एक 3.5 years के इंजीनियरिंग के बाद जब रिसर्च इज योर एंटायर लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू, एक पिक्चर था और मैं इस सर्कमस्टेंस में था, सो आई सेड, यू नो व्हाट, आई वांट टू बी एन आईपी लॉयर। I want to help students in the same situation that I am, where there's a have versus have not situation within the institution and the professors. So इस sort of frame of mind में मैंने लॉ के बारे में सोचा।
लॉ, इंजीनियरिंग टू लॉ एक काफी बड़ा ट्रांजिशन होता है, बट मैंने फोकस किया कि आई डोंट वांट टू बी जनरल लॉयर और कॉर्पोरेट लॉयर। आई सेड नहीं, आई माय टेक्नोलॉजी इज माय बैकड्रॉप, टेक्नोलॉजी इज माय strong point. So how do I use it? So इसी motivation से around it's been 9 years since that decision, maybe 10 years since that decision. So इसी backdrop में मैंने सोचा कि हाँ मुझे technology lawyer बनना है, a lawyer who understands technology law very well. तो copyright law, patent law, then now it is data protection, AI law. इसलिए ये मोटिवेशन था, और एक एक पैशन था कि आई वांट टू वर्क विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट इन्वेंशंस, सो विच इज व्हाई पेटेंट लॉ इज आल्सो समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू मी. तो सो दैट इज माय 2015 2016 कौस्तुभ का एक circumstance to move from engineering to law. Yeah, nice question though. Thank you. Wow. Uh, Obviously, this would inspire many people who are like the victims of copyright infringement would be like happy to know this. Um, Kaustubh, see, like nowadays, it's very easy for us. Like I'm unable to type any message. So मैं just chat GPT से पूछ लूंगी कि ठीक है आप लिख के दे दो बहुत अच्छी लैंग्वेज में. तो क्या इस ये जो कॉन्सेप्ट है क्या लॉ में ड्राफ्टिंग में ये हेल्प करेगा? क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है? और मतलब किस एंगल से हम लोग जो हम लोग एज अ लॉयर नहीं सोच सकते, वो यू बीइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेक्नोलॉजी एंड लॉ, आप कैसे इसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं? Uh, that's a very large question. It's a wide question. हम आजकल जब एआई के बारे में बात करते हैं, हम मेनली चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई के बारे में बात करते हैं. बट द फील्ड ऑफ एआई, द टेक्नोलॉजी ऑफ एआई इज नॉट जस्ट जनरेटिव एआई. सो ये एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि व्हेन वी टॉक अबाउट एआई, व्हाट आर वी एग्जैक्टली टॉकिंग नाउ. A tool like ChatGPT is, in my opinion, once in a millennium sort of a tool. Uh, जब जब cell phones आए, that time it is a technology that changed mankind for forever, right? आज हम all of us take one, now sometimes two cell phones with us. So and our life has integrated and revolved around that technology. So probably it was telephones before that, probably pagers, electricity. So the more back you go, you'll realize that every time in human history there has been a technology of that sorts. And मेरा मानना है कि generative AI and AI is one of those technologies. What is the relation to that to legal field or drafting? It's very interesting. Uh, of course, it's a nascent technology. And जब भी एक कोई powerful चीज आपके हाथ में होती है, तो it is on you also to be a little more prudent about it. Uh, the way AI drafts is great, but it giving it a task saying writ petition, habeas corpus petition draft karo is a challenge that it is not ready for in the models yet, I feel. Or it is not trained enough, it is does not have that education. But हम देखा जाए कि चैट जीपीटी ड्राफ्ट करता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर सकते हो और आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो, अरे कोई भी जनरेटिव एआई हो जाए, इट कैन बी क्लॉड ऑल्सो, इट कैन बी ग्रॉक ऑल्सो, इट कुड बी एनी जेन एआई प्लेटफॉर्म, कि हाउ डू आई मेक इट बेटर, is there any legal fallacy, rather than viewing as chat gpt or any other AI model as a substitution for your drafting. It is a partner in drafting. It will tell you कि आपने रिपीटेशन में इस फैक्ट से उस फैक्ट में जंप किया है, इसके बीच में अगर कोई फैक्ट है जो क्रूशियल है वो मिसिंग हो, शायद ऐड कर सकते हो. इट विल गिव यू दैट फीडबैक लूप. इट विल बी योर ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर. या फिर हमारे लैंग्वेज में कोई ग्रामेटिकल एरर है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, थिंग्स लाइक दीज, डू इट. बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में जो all lawyers have the best drafting or the best legal language. A legal brain and legal language are two different things, in my opinion. So it really helps
my juniors, my colleagues, to do better in drafting. If you use it the right way, it can do it better. Obviously, there is no shortcut. हमने बोल दिया कि ये legal problem है, give me citation. So it is going to give you a hallucinated citation. It is going to make up citation and it's going to give you. सो ऑब्वियसली हर एक टेक्नोलॉजी को जब आप यूज करते हैं तो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ता है, एंड hallucinations and citations are such that there are specific tools to do that, so which will help you cover that. But your question of how ChatGPT or other AI models can help, I think they are a massive help to lawyers because they are mainly language based, and lawyers ka kaam is all in language. And what about like basic research? Suppose we have 10 documents in that habeas corpus writ, wherein जहाँ पे हमको वो सारे 10 डॉक्यूमेंट्स जो है वो सिंक करके उनको इनेक्जर बनाना और ये सारी चीजें जो है, that that AI is not right now ready for that. Uh, Yes, but it is not ready for. See, it might be annexures to habeas corpus, but it is also can be. So this is called PDF parsing per se, where a certain computer code goes through a certain documents, separates its contents, and analyzes it. So a parsing of documents is a technology that has existed, and AI ke madad se parsing has become very powerful. Now there are tools like LangChain which are really good on text-based content. Now all of these यूजुअली जो भी एनेक्स्चर्स होंगे, पेपर्स होंगे, वो they're all text based. उसमें images तो 99% of the times नहीं होते. So they are really good in understanding. अभी what is the limitation of an AI tool, AI model? It can either be something like a Chat GPT or a Claude or a Perplexity, or it could be like a Gemini Copilot. It could be any of those, or it can be specific tools. There are a lot of legal tech tools that are available in the market. लिमिटेशन इनका ये हो जाता है कि हमें उनको ट्रेन करना पड़ता है या फाइन ट्यून करना पड़ता है. सो वेयर इट इज इन माय ओपिनियन करंटली लैकिंग is that ability to be 100% correct. बट ये भी अगर हम सोचा जाए कि इफ मैंने वही काम एक जूनियर कलीग को दिया है या एक इंटर्न कलीग को दिया है, probably they'll also not get it right in the first step, which is why there is also a concept in this called human in the loop. So AI एक स्टेप करता है और ह्यूमन को पूछता है ये सही है, फीडबैक लेता है, फिर से स्टेप करता है. सो AI is very powerful. Gen AI is very powerful. I think in the last 2-3 years it has evolved a lot. In the next 5 years it will evolve tremendously and immensely. So ये जो tools है, they help you go through all of these 10 documents. I'm sure at some point there will be a tool that will go through all these 10 documents and give you a timeline. For example, my good friends at Ask Junior have this tool called timeline creation. So so you can put your documents and they'll give you a timeline, or you can put your SLP and they'll give you a time. So ऐसे सब tools exist करते हैं. For it to become mainstream, it to be adopted by everybody is a different challenge. It's not a challenge of law. It's a challenge of commerce. It's a challenge of business. So that's a different aspect of it. But AI has tremendous power to help lawyers. So, sir, do you think that eventually these kinds of tools would replace judges and lawyers? If you ask me, does the technology have the potential to replace judges? To a large extent, I am in my personal opinion, yes. If I am अगर मैं आज के डेट में सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट 10 years में क्या इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है, तो है. बिकॉज हमारे पास इतना ट्रेनिंग डेटा है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल आज एटलीस्ट सिंस 2018-2019 से सुप्रीम कोर्ट और से दिल्ली हाई कोर्ट में और मेजॉरिटी हाई कोर्ट्स में सारी फाइलिंग ऑनलाइन है. सो ऑल ऑफ दैट मटेरियल इज अवेलेबल somewhere. The high courts have that case laws in PDF forms. तो अगर आप सोचा जाए एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट कि मेरे पास एक पिटिशनर का पेपर बुक है, एक रिस्पोंडेंट का पेपर बुक है, और एक जज का जजमेंट है उस पेपर बुक पे. नाउ दैट इज अ ग्रेट ट्रेनिंग डेटा टू क्रिएट एंड फॉर्म जज AI.
बट while I say there is potential, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि is that what you want? So my personal uh, hypothesis in this is that I believe that AI is powerful, and once the right AI models are created, at least the tribunals or the arbitrations of the country should and could become AI powered, at least to a large extent. So human mind is one of the most important. Like we say that the ratio decidendi of both the judgments is not matching. या फिर there's a difference between the facts and circumstances of the case जिसमें ये जो जजमेंट कोर्ट किया है वो अप्लाई नहीं हो सकता. बट अगर हम लोग दिस वी आर कम्युनिकेटिंग टू अ ह्यूमन जज, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम ये सेम चीज किसी एआई को बताएंगे तो क्या फिर तो ऐसा लाइक आई कैन इमेजिन अ सिचुएशन वेयर द AIs have been appointed as lawyers और सुनवाई भी AI ही कर रहा है. तो हाँ. like it's unimaginable. At some point in time, in the 90s, 80s, if I had told my grandfather that I'll be sitting in my chamber and on a laptop doing a hearing in front of the Supreme Court, he also thought it was impossible. That's the point. That's the beauty of technology, right? We push boundaries. But to answer your question, देखिए जब अब फॉर एग्जाम्पल माई कजन ही इज इन 12th स्टैंडर्ड, ओके, हिज नेम इज यश. अगर मैं यश को समझाऊं, हु इज एन MBBS स्टूडेंट, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज मेडिकल, कि यश पता है ये जज ने ये बोला रेसिडेंट है, मैच नहीं हो रहा है, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया. ही हैज नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, ही अंडरस्टैंड्स सेंटेंसेस, ही अंडरस्टैंड्स जज क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, दो अलग जजमेंट क्या हुआ है, डिफरेंस इन ओपिनियन क्या होता है, बट ही डजंट अंडरस्टैंड दिस द डिटेल्स ऑफ इट. That's sort of how you need to look at AI. Like AI is my 18-year-old cousin. So from 18-year-olds to a 23-year-old, जब जो law school में पढ़ाई होती है, that's the kind of education and any AI or a AI model needs. They need to understand, वो IPC सीखना पड़ेगा, CRP सीखना, anyway BNS सीखना पड़ेगा, CPC सीखना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सीखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से सीखना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंस सीखना पड़ेगा. जब वो 5 years का एजुकेशन इन दोस 50-60 सब्जेक्ट्स होगा, it is then when he will transform, my cousin will transform into a lawyer or a law graduate. AI also needs that, right? Especially in India, if I can oversimplify, and you take an AI model, teach it 5 years of law school, teach it 100 most important judgments, and give them, say, an access to Jurisar for day-to-day updation. You are right there. An AI tool will be ready. For example, even Jurisar is sitting, you guys are at the pinnacle of great data set. On an everyday basis, you are updating your website, which is a data set. So if I just deploy an AI as Jurisar AI, from today till the next 6 months, 8 months, it'll learn. And 8 months later, if you ask any question, say, what was the SESTAT decision on Senwide credit in this field? It'll give you an answer because it is a data that is trained. अब यही फर्क होता है एक जनरल एआई में और एक लीगल एआई में. And that is how tools are also being developed. Wow. So this was completely a new perspective for me because an ordinary person, though Jurasar में it's a tool, it will help people, but then at the end of the day, it is the human which is like writing and coordinating everything. Yes. But for me, a person, ordinary person, imagine करना ही मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से. तो this was enlightening. Sir, you said कि जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन है वो भी हाँ. AI जो है वो फैसिलिटेट कर सकता है, तो ये किस तरीके से हो सकता है? तो आर्बिट्रेशन में क्या हो जाता है? आर्बिट्रेशन यूजुअली मेनली दे आर सिविल डिस्प्यूट्स, सो दे आर कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स. तो आर्बिट्रेशन एमिनेट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी को XYZ चीजें करने हैं, सेकंड पार्टी को XYZ चीजें करने हैं, दोनों में देयर आर सम
some things are don't go according to plan, and there is a dispute which is called an arbitration through the arbitration, and वो arbitrator के सामने जाता है. Now what does an arbitrator, if you, अगर हम सोचे कि arbitrator क्या एक डिसीजन कैसे देगा, हाउ डज अ जज जज, तो कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा, राइट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम बोथ साइड्स देखी जाएगी, एक साइड एविडेंस देगा, दूसरा साइड एविडेंस देगा, बोथ ऑफ देम विल प्रेजेंट द एविडेंस. आर्बिट्रेशन में क्या हो जाता है कि यूजुअली एविडेंस इज ह्यूज. There are some, so for example, if there's some 200 crore arbitration, a construction contract arbitration, EPC, something like that, then the paperwork is also huge. There are thousands of pages of document. अब एक आर्बिट्रेटर को वो सारा का सारा केस लोड पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में, अप्लाई करने में, टू रिमेंबर एंड देन टू अप्लाई इट ऑन द क्वेश्चन, either a question of fact or a question of law, is such a long process. अब what is, अब एआई के क्या स्ट्रेंथ्स है? एआई के स्ट्रेंथ्स है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कम अमाउंट ऑफ टाइम में एक्यूरेटली एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकता है. So you can crunch that entire evidence into some sort of a readable form. There बहुत सारे टूल्स है जो एक इसे essentially a docket के थ्रू देख सकते हैं. You can search through them. You can say, help me find an email which says XYZ. Things like that. So there are two ways about this in my opinion. एक तो है कि जो docketing, analysis, evidence mapping, in सब spaces में AI will can help. And secondly, if an arbitrator is, instead of an arbitrator, there's an AI arbitrator who knows that these are the principles of law. These are all Section 34 decisions that have ever come. This is what the statute says. These are what the president says. This is the law in front of me. On the basis of these legal principles, मैं AI हूँ और मुझे एक decision देना है. So there are दो तीन चीजें उनके सामने, AI के सामने आ जाएगी. एक तो है कि ये लॉ है, ये एविडेंस है, ये सेकंड एविडेंस है, और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मुझे आंसर करना है. So in my opinion, that is also doable, and that will be fast, that will be cheap, that will be affordable. So this becomes a faster mechanism for arbitrations to get over, people to believe in alternative dispute resolution. And that is how AI will, in my opinion, can shift it. Will it shift? Is a question, is a question that depends on the legal community. सर, डू यू थिंक लाइक जो लीगल ओपिनियंस होते हैं, लीगल एडवाइजेस होते हैं, उनमें भी क्या एआई इंट्रूड कर सकता है, लॉयर्स को अगेन रिप्लेस कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. And I'll tell you, the answer is does not have to do anything with lawyers. The answer has to do with the users. अब फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूँ, मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मुझे एक सेट ऑफ डेटा देना पड़ेगा एक लॉयर को जो आंसर करके मुझे एक आंसर देगा. सो मेरा ऑब्जेक्टिव लॉयर के पास जाना नहीं है. एज अ सीईओ मेरा ऑब्जेक्टिव एक आंसर फाइंड करना है. सो इन दैट केस, इन दोज सर्कमस्टेंसेस, outcome, there's been a lot of talk about outcome as a service. There are really good, some really cool VCs who talk about it. So in this case also, the outcome is important. So for a CEO, the outcome is not to go to a lawyer. The outcome is to get an answer, which is why for an end user, it will definitely replace not all of it, but most of it. Sir, like, do you have any advice for our upcoming generation of lawyers कि वो अपना करियर किस तरीके से एआई की हेल्प से और ज्यादा प्रॉस्पेरस बना सकते हैं? So this is something that I have also worked on. I have tried. मैंने एक अराउंड ऑलमोस्ट एक साल से एनालिसिस और एनालाइज किया है कि एक लीगल टेक स्पेस, एआई पावर्ड लीगल स्पेस कैसे इवॉल्व हो सकता है, और उसका आंसर मेरे लिए सिर्फ यही है. एआई इज अ जनरलिस्ट. जनरल थिंग्स विल गेट रिप्लेस्ड बाय एआई. अगर मैं लॉयर हूं जिसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम अ जनरल लॉयर, where you can ask me questions about contract also, you can ask me questions about patent law also. I'll give you an answer on my sound legal understanding.
बट अगर मैं एक स्पेशलाइज्ड लॉयर, दैट इज समथिंग दैट एआई टुडे कैनॉट रिप्लेस एंड probably will never be able to replace, क्योंकि एक trust factor human to human is always that will exist. Now, instead of, so this is my hypothesis, that instead of legal tools becoming an entire market or lawyers being completely replaced by AI, what is going to happen is, and the future is, AI powered lawyers or AI powered law firms. So, जहां पे एक certain expertise होगी. For example, I am a IP lawyer. I will have, instead of having a team of 15, I will, मेरी टीम होगी 5 लोगों की. बट उनके पास एआई पावर्ड टूल्स होंगे या जनरल एआई कैपेबिलिटीज होंगे, एंड उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, आउटकम बढ़ेगा, एंड ऑब्वियसली कॉस्ट्स आर डाउन व्हेन यू हैव अ स्मॉल टीम, इफ यू हैव अ स्मॉल ऑफिस, इफ यू आर अ or more efficient. And that is personally, that is a direction that I am also, after a year of hypothesizing on this, proceeding towards. So this will basically replace workforce in our community. If you think about AI has replaced and will replace workforce everywhere. I was recently reading an article which said that about 50,000 IT jobs in Bangalore have been lost because of the AI uptick. Right? AI is, I freak, मैं खुद Claude, ChatGPT, mainly Claude 3.5 3.7 यूज करता हूँ कोडिंग के लिए. जो फॉर एग्जांपल जो भी इंटरनल वर्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इस एक एक्स केस का ऑर्डर आया या नहीं आया है, या कॉज लिस्ट अपडेट हुई है या नहीं हुई है, जो बेसिक चीजें हैं, आई हैव ऑलरेडी यूज्ड एआई एंड हैव क्रिएटेड इंटरनल टूल्स फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट. आई लाइक कोडिंग. जो ऐसे स्मॉल चीजें हैं मैंने खुद ही ऑटोमेट कर दी है. ना दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल मेक थिंग्स फास्टर. बट अगर ये मैंने खुद एक क्लॉड या एआई से किया है, इसका मतलब ये है कि बेसिक कोडिंग, बेसिक पाइथन कोडिंग, बेसिक जावास्क्रिप्ट कोडिंग, जो जो एक जूनियर डेवलपर को 1 or 2 days लगेगा, वो खुद कर सकता है. इट इज एट अ जूनियर डेव कैपेबिलिटी. फॉर अ लॉयर, that is all that is needed now. So which is why if you see an impact, it will impact. Now agar for example, I have made a tool internally for myself to let me know when a certain matter on the Delhi High Court comes up. So if I am at item number 21 and before XYZ court, before courtroom number 1, at item number 16, it will send me a telegram message saying, hey, your item number 16 has come up. Here is the VC link. You click here to join. So I don't need to have a clerk present all the time in the Delhi High Court to check the display board ki हाँ सर आ गया है मैटर, आप आ जाइए. This is automated. So obviously the power of AI is strong that it will change jobs. Now my clerk will also you have to get used to using AI one way or the other to stay relevant. So my advice, coming back to your previous question, my advice to जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, एक्सपर्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग AI, ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है मेरे ओपिनियन में. तो ये जो एआई का जो एआई का मतलब जो एआई हमारे लाइव्स में आ रहा है, उसकी वजह से क्या जो सीनियर एडवोकेट्स हैं क्या वो लेस रेलेवेंट हो जाएंगे सर? Not immediately, but in the course of 10 years or so, see, AI has the power of equalizing. But but आप ये presumption पे हो कि there is merit in all of this. A lot of times, uh, engaging a senior is, or engaging any lawyer is not a merit game. It's not about merit. It's just about a person's experience in that matter or the number of favorable orders that person has got. So एक क्लाइंट, एक सीनियर एडवोकेट या एनी एडवोकेट को एंगेज करने के पीछे एक रीजनिंग्स होते हैं. वो शायद चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो काफी सोशल होते हैं. बट जो मेरिट की बात करें कि विल इट इक्वलाइज लॉयर्स, आई थिंक इट विल टू अ लार्ज एक्सटेंट इक्वलाइज जर्नलिस्ट्स. इट, जो जिसके पास एक्सपर्टीज होगी उसको सब्स्टिट्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है. Thank you so much, sir, for joining us.
और अपना थैंक यू। बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के और ज्यूरो सर को देने के लिए थैंक यू सो मच सर। Thank you. It was lovely being here. Thank you so much for this invitation.